हेलो एवरीवन, हम लोग मॉडर्न इंडिया की एमसीक्यू सीरीज कर रहे थे जिसमें लास्ट क्लास में हमने क्रिप्स मिशन तक डिस्कस कर लिया था। आज की क्लास में हम उसके आगे के इंसिडेंट्स को डिस्कस करेंगे। ये तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्टेड फ्रॉम। क्विट इंडिया मूवमेंट की शुरुआत कहां से हुई? भारत छोड़ो आंदोलन। कहां से हुआ भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत? तो भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई थी बॉम्बे से। बॉम्बे में कहां से? बॉम्बे के गोवालिया टैंक मैदान से। कब हुई शुरुआत इसकी? 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की गई थी। कौन था मेन लीडर? तो महात्मा गांधी जी ने इनको शुरुआत की थी। शुरू कब हुआ था ये? 8 अगस्त को। लेकिन 9 अगस्त को क्या हुआ? ऑपरेशन जीरो आवर। ऑपरेशन जीरो आवर ब्रिटिशर्स ने कंडक्ट करवाया। इसके अंदर कांग्रेस के जितने भी बड़े बड़े नेता थे उनको अरेस्ट कर लिया गया। मतलब आधी रात को 8 अगस्त को शुरू करा और 9 अगस्त को सुबह सुबह जल्दी उनको सबको अरेस्ट कर लिया। महात्मा गांधी और सरोजिनी नायडू इनको तो रखा आगा खान पैलेस में और बाकी सबको अहमदनगर फोर्ट में। एक तरह से बंदी बना लिया था कि भाई तुम लोग हाउस अरेस्टेड हो। महात्मा गांधी को और सरोजिनी नायडू को तो रखा आगा खान पैलेस के अंदर और कांग्रेस के बाकी सारे लीडर्स हैं उनको अहमदनगर फोर्ट के अंदर अरेस्ट कर लिया था। तो 8 अगस्त को शुरू हुआ, ग्वालियर टैंक से शुरू हुआ। 9 अगस्त को ऑपरेशन जीरो आवर और महात्मा गांधी और सरोजिनी नायडू को आगा खान पैलेस में और कांग्रेस के बाकी सारे लीडर्स को अहमदनगर फोर्ट के अंदर गिरफ्तार किया गया। इसी दौरान कुछ पैरेलल गवर्नमेंट्स भी बनाई गई थी। कांग्रेस को तो बैन कर दिया गया था। कांग्रेस को बोला कि आप इलीगल हो। इसीलिए 3 जगह पे पैरेलल गवर्नमेंट्स बनी। कहां कहां पे? बलिया, सतारा और तामलुक। यहाँ पे पैरेलल गवर्नमेंट्स की स्थापना की गई। ठीक है, तो क्विट इंडिया मूवमेंट के बारे में ये सारी बातें ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द लीडर्स विद देयर रोल ड्यूरिंग द क्विट इंडिया मूवमेंट। अब अपन ने अभी बात करी कि क्विट इंडिया मूवमेंट के दौरान कांग्रेस को एक इलीगल इंस्टीट्यूट घोषित कर दिया और बाकी सारे लीडर्स को अरेस्ट कर दिया। अब मेजर कांग्रेस लीडर्स को अरेस्ट कर दिया तो मूवमेंट चलाएगा कौन? तो सेकेंड लाइन लीडर्स जो थे उन्होंने इस मूवमेंट को आगे चलाया। मतलब जनता के सामने नहीं आए ज्यादा खुल के, लेकिन उस मूवमेंट को चला रहे थे। कौन कौन थे? अरुणा आसफ अली, राम मनोहर लोहिया, जयप्रकाश नारायण, महात्मा गांधी। महात्मा गांधी को तो अरेस्ट कर दिया था। इन्होंने क्या काम किया? डू और डाई, सोशलिस्ट लीडर, होस्टेड ट्राई कलर और अंडरग्राउंड रेलवे। तो अरुणा आसफ अली जो थे उन्होंने ग्वालियर टैंक मैदान पे तिरंगा फहराया था। राम मनोहर लोहिया ने अंडरग्राउंड रेलवे की स्थापना करी थी। जयप्रकाश नारायण एक सोशलिस्ट लीडर थे और महात्मा गांधी ने क्विट इंडिया मूवमेंट के टाइम में डू और डाई कॉल दिया था। मतलब करो या फिर मरो। मतलब इंडिपेंडेंस को लेके ये एक मूवमेंट जो है ये लास्ट मूवमेंट रहेगा। इसमें मिलनी है इंडिपेंडेंस तो मिल जाएगी, वरना नहीं मिलेगी। कुछ भी करके हमें इंडिपेंडेंस लेनी ही है। ठीक है, तो ऑप्शन देखते हैं। ए का सी, ए का सी, बी का 4, सी का 2 और डी का 1। आंसर हो जाएगा 4th। तो क्या इतने ही लीडर्स थे क्या सेकेंड लाइन लीडर्स?
नहीं। और कौन कौन लीडर्स थे? तो अपन पढ़ते हैं सबसे पहले तो राम मनोहर लोहिया, और अपन पढ़ते हैं जयप्रकाश नारायण, और कौन पढ़ते हैं? अच्युत पटवर्धन, और अशोक मेहता, अशोक मेहता, उषा मेहता, मीनू मसानी, सुचेता कृपलानी, और अरुणा आसफ अली। ठीक है, तो इन लीडर्स ने सेकेंड लाइन पैरेलल मेथड चल के इस मूवमेंट को चलाया था। याद कैसे करेंगे? तीन इनको याद करो पहले तो, राम मनोहर लोहिया, जयप्रकाश नारायण और अच्युत पटवर्धन। उसके बाद में दो मेहता, अशोक मेहता और उषा मेहता। उसके बाद में मीनू मसानी, सुचेता कृपलानी और अरुणा आसफ अली। ठीक है, तो इनके कंट्रीब्यूशन को भी ध्यान में रखना है कि जब कांग्रेस लीडर्स को अरेस्ट कर लिया गया था तो क्विट इंडिया मूवमेंट को चलाने में इनका रोल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग वर द प्रोविजंस ऑफ सीआर फॉर्मूला? निम्नलिखित में से कौन से प्रावधान सीआर फॉर्मूला के थे? प्लेबिसाइट इन मुस्लिम मेजॉरिटी एरियाज, मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में जनमत संग्रह, मुस्लिम लीग टू एंडोर्स कांग्रेस डिमांड फॉर इंडिपेंडेंस, मुस्लिम लीग द्वारा कांग्रेस की स्वतंत्रता की मांग को स्वीकार करना, और अग्रीमेंट फॉर कॉमन कम्युनिकेशन, डिफेंस एंड कॉमर्स, साझा संचार, रक्षा और वाणिज्य पर समझौता। सीआर फॉर्मूला, सीआर फॉर्मूला कब था? 1944 में आया था। ठीक है, क्या था सीआर फॉर्मूला? मुस्लिम्स और कांग्रेस के बीच में जो टेंशन्स चल रही थी उन टेंशन्स को रिजॉल्व करने के लिए सी राजगोपालाचारी ने एक फॉर्मूला लाया था। अब इस फॉर्मूले के क्या क्या प्रोविजंस थे? तो पहली बात तो इन्होंने बोली कि जितने भी मुस्लिम मेजॉरिटी एरियाज हैं उसमें हम लोग प्लेबिसाइट करेंगे, मतलब रेफरेंडम, जनमत संग्रह करवाएंगे कि आपको मुस्लिम मेजॉरिटी एरियाज में जाना है कि नहीं जाना है, आपको अलग देश चाहिए कि नहीं चाहिए। और बोला कि कांग्रेस की जो डिमांड है इंडिपेंडेंस की उसको मुस्लिम लीग स्वीकार करो। और क्या बोला कि हम एक कॉमन यूनियन बनाएंगे। क्या बनाएंगे? कॉमन यूनियन, जिसके अंदर डिफेंस, कॉमर्स और कम्युनिकेशन, मतलब वाणिज्य, रक्षा और संचार, इनको हम एक साथ ही रखेंगे। भले ही इंडिया और पाकिस्तान दो यूनियन बन जाएं, लेकिन डिफेंस, कॉमर्स और कम्युनिकेशन दोनों कंट्रीज का एक ही रहेगा। तो ये बातें सीआर फॉर्मूला की। एक और बात बोली गई थी कि ये जो जनमत संग्रह हो रहा है मुस्लिम मेजॉरिटी एरियाज के अंदर, उसके अंदर कांग्रेस ने बोला कि जितनी बाकी पार्टीज है ना उनको भी अपने व्यूज रखने की इजाजत होगी, मतलब वो लोग भी कैंपेनिंग कर सकते हैं। तो विच ऑफ द फॉलोइंग वर द प्रोविजंस ऑफ सीआर फॉर्मूला? तो ये पहला तो बिल्कुल सही है, सेकंड भी था और थर्ड भी था। आंसर हो जाएगा ए बी सी। ये तीनों के तीनों सीआर फॉर्मूला के प्रोविजंस थे। अब इस फॉर्मूला को बनाया गया था कि मुस्लिम्स और कांग्रेस के बीच की टेंशन्स को कम किया जा सके, लेकिन जो जिन्ना है, जिन्ना ने इसको रिजेक्ट कर दिया, बोले हम तो नहीं मानेंगे सीआर फॉर्मूला को। क्यों नहीं मानेंगे भाई? जिन्ना ने बोला कि
पहली बात तो कॉमन यूनियन की बात कर रहे हो, हमें नहीं चाहिए कोई कॉमन यूनियन। इंडिया और पाकिस्तान को अलग मतलब अलग। उसके बाद में क्या बोला कि ये जो जनमत संग्रह तुम लोग करवा रहे हो ना, इस जनमत संग्रह के अंदर अगर कोई कैंपेनिंग करेगा तो सिर्फ मुस्लिम लीग, और अगर कोई वोट करेगा तो सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम्स ही वोट करेंगे। तो इस कैंपेनिंग वाली बात को लेकर भी जिन्ना साहब अड़ गए। और क्या बोला, और बोला कि हमें एक कॉरिडोर दो। कहा, ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान को जोड़ने के लिए। मतलब वेस्ट पाकिस्तान बोले तो पंजाब वाला एरिया, और ईस्ट पाकिस्तान मतलब असम और बंगाल वाला एरिया। पूरे हिंदुस्तान को क्रॉस करके इसके बीच में, ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान के बीच में हमें एक कॉरिडोर चाहिए। तो इन तीन चीजों को लेके जिन्ना साहब अड़ गए। महात्मा गांधी ने बहुत समझाया और जिन्ना साहब को उपाधि दी, कायदे आजम की उपाधि दी, लेकिन फिर भी जिन्ना साहब नहीं माने और ये सीआर फॉर्मूला फेल हो गया। ठीक है, तो क्या था सीआर फॉर्मूला, क्या क्या डिमांड्स थी और जिन्ना क्यों नहीं माने, इन सारी बातों को भी ध्यान में रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरेंज द फॉलोइंग इंसिडेंट्स इन असेंडिंग ऑर्डर। निम्नलिखित घटनाओं को काल क्रमानिक क्रम में लगाइए। असेंडिंग ऑर्डर, इंडिपेंडेंस के लिए जितने भी इंसिडेंट्स हुए थे, कौन सा इंसिडेंट पहले हुआ, उसके बाद कौन सा इंसिडेंट हुआ, ऐसे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में हमें बताना है। सबसे पहले वाला इंसिडेंट सबसे पहले, सबसे लास्ट वाला सबसे लास्ट में। तो वेवल प्लान, रॉयल इंडियन नेवी म्यूटिनी, शिमला कॉन्फ्रेंस, सीआर फॉर्मूला और वर्धा रेजोल्यूशन, ये 5 इंसिडेंट्स अपने पास में है। तो अपने को पता हो तो वर्धा रेजोल्यूशन आ गया था 1942 के अंदर, 14 जुलाई को। वर्धा के अंदर कांग्रेस की वर्किंग कमिटी CWC की मीटिंग हुई और इस मीटिंग के अंदर बोला गया कि हम लोग क्विट इंडिया मूवमेंट को शुरू करेंगे। ठीक है, तो वर्धा 1942। उसके बाद में सीआर फॉर्मूला था 1944 के अंदर। वेवल प्लान आया था 14 जून 1945 को। शिमला कॉन्फ्रेंस हुई थी 25 जून 1945, और रॉयल इंडियन नेवी म्यूटिनी, ये इंसिडेंट है 1946 का। वर्धा रेजोल्यूशन तो हम लोगों ने देख लिया कि कांग्रेस की वर्किंग कमेटी की मीटिंग बुलाई गई और इस वर्धा रेजोल्यूशन में बोला गया कि हम लोग क्विट इंडिया मूवमेंट की शुरुआत करेंगे। शुरुआत हुई कब थी? 8 अगस्त 1942 को। ठीक है, तो ये जो बाकी इंसिडेंट्स है उनकी बात क्या, सीआर फॉर्मूला भी हमने अभी देख लिया कि मुस्लिम्स और कांग्रेस के बीच में जो टेंशन चल रहे थे, उन टेंशन को रिजॉल्व करने के लिए सीआर फॉर्मूला लाया गया 1944 के अंदर। तो ये क्या है, वेवल प्लान, रॉयल इंडियन नेवी म्यूटिनी और शिमला कॉन्फ्रेंस क्या है। तो सबसे पहले बात करेंगे वेवल प्लान की। वेवल प्लान लेके कौन आया? तो लॉर्ड वेवल लेके आए। लॉर्ड वेवल इंग्लैंड गए, इंग्लैंड के पीएम चर्चिल से मिलने, और उस टाइम में सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया कौन थे? तो एमरी। इनसे मिलके आए वापस इंडिया, और वापस आके इन्होंने वेवल प्लान दिया। क्या बोला वेवल प्लान में? वेवल प्लान ने बोला कि जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल है गवर्नर जनरल की, उसमें सारे के सारे इंडियंस होंगे। एक गवर्नर जनरल सिर्फ हमारा होगा, गवर्नर जनरल को छोड़ के बाकी सारे के सारे एग्जीक्यूटिव काउंसिल के मेंबर्स इंडियंस ही होंगे। और क्या बोला?
एग्जीक्यूटिव काउंसिल के अंदर अपर हिंदूज और मुस्लिम्स इनको रख लेंगे बराबर, मतलब अपर कास्ट हिंदूज और मुस्लिम्स की जो संख्या होगी, हिंदूज और मुस्लिम्स दोनों को बराबर नंबर में रख लेंगे, जितने हिंदूज उतने के उतने मुस्लिम्स। और क्या बोला कि हमने जितने भी कांग्रेस लीडर्स को अरेस्ट किया था ना, उनको छोड़ देंगे हम लोग। और क्या बोला, और बोला एक ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस करते हैं। कहां पे? शिमला में। ठीक है। क्या बोला विबल प्लान में कि गवर्नर जनरल के एग्जीक्यूटिव काउंसिल के अंदर गवर्नर जनरल को छोड़ के सारे मेंबर्स होंगे वो इंडियंस होंगे। और क्या बोला, एग्जीक्यूटिव काउंसिल के अंदर अपर कास्ट हिंदूज और मुस्लिम्स की जो नंबर होगा वो बराबर होगा। और बोला कांग्रेस के जितने भी लीडर्स को हम लोगों ने अरेस्ट किया है उनको वापस छोड़ देंगे। और बोला एक ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज करेंगे शिमला के अंदर। तो ये सारी बातें वेबल प्लान की। उसके बाद में आप बोल तो दिया कि ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज करेंगे, तो करो भाई। तो 25 जून 1945 से लेके 14 जुलाई 1945 को हुआ क्या? शिमला कॉन्फ्रेंस। इस कॉन्फ्रेंस को ऑर्गेनाइज किया गया, कितने लोगों ने पार्टिसिपेट किया? तो 22 लोगों ने, सारी की सारी पार्टीज को मिला के शिमला कॉन्फ्रेंस में 22 लोगों ने पार्टिसिपेट किया। कांग्रेस की तरफ से कौन गया? अबुल कलाम आजाद। ठीक है। और मुस्लिम लीग की तरफ से ऑब्वियस सी बात है जिन्ना साहब गए। अब ये कॉन्फ्रेंस सफल क्यों नहीं हुआ? क्यों? क्योंकि यहाँ पे भी मुस्लिम्स और कांग्रेस के बीच में क्लैश हो गया। मुस्लिम्स ने बोला कि जो मुस्लिम लीग है वो इंडिया के सारे मुस्लिम्स को रिप्रेजेंट कर रही है, इसीलिए जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल के अंदर गवर्नर जनरल के एग्जीक्यूटिव काउंसिल में जाने की बात कर रहे थे ना, उसमें जितने भी मुस्लिम्स होंगे उनको मुस्लिम लीग ही नॉमिनेट करेगी। लेकिन कांग्रेस ने बोला कि नहीं, कांग्रेस एक ऑल इंडिया पार्टी है, मतलब पूरे देश की पार्टी है, तो उसमें कांग्रेस भी मुस्लिम्स को नॉमिनेट कर सकती है। इस बात को लेके दोनों के बीच में क्लैशेस हुए और ये शिमला कॉन्फ्रेंस भी अनसक्सेसफुल रही। अबुल कलाम आजाद ने शिमला कॉन्फ्रेंस को बोला वाटर डिवाइड, इंडियन हिस्ट्री का वाटर डिवाइड है ये। ठीक है। तो सबसे पहले वेबल प्लान हुआ, वेबल प्लान के बाद में शिमला कॉन्फ्रेंस। एक अपन ने बीच में देखा था रॉयल इंडियन नेवी म्यूटिनी, ये इंसिडेंट है 1946 का। कहां पे हुआ ये? बॉम्बे। क्या बोला गया इसमें? इसमें एक जहाज था। अब इंडियन नेवी तो ऑब्वियस सी बात है, जहाज की बात होगी। एक जहाज जिसका नाम NS तलवार। इस जहाज के सेलर्स ने रिवोल्ट किया। क्यों? बोले हमको खाना अच्छा नहीं मिल रहा, मतलब हमारे साथ में रेशियल डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, ब्रिटिशर्स को जैसा खाना मिल रहा है वैसा खाना हमें नहीं मिल रहा। इस बात को लेके ये रिवोल्ट शुरू हुआ। बॉम्बे में हुआ तो क्या बॉम्बे तक ही सीमित रहा? नहीं, कराची तक ये रिवोल्ट फैल गया था। कहां तक? कराची तक। और सेलर्स ने और एक डिमांड करी, BC दत्त को रिलीज करो। कौन थे BC दत्त? BC दत्त उनके ही एक ग्रुप मेंबर थे जिन्होंने अपने जहाज पे क्विट इंडिया लिखा था, मतलब भारत छोड़ो। और ये देख के ब्रिटिशर्स ने उनको अरेस्ट कर लिया।
तो ये सेलर्स बोल रहे हैं कि बीसी दत्त को रिलीज करो। एक स्ट्राइक कमिटी भी बनी थी, ऑल इंडिया सेंट्रल स्ट्राइक कमिटी, सेंट्रल नेवल स्ट्राइक कमिटी। किसने बनाई थी ये? MS खान, इन्होंने ये स्ट्राइक कमिटी बनाई थी। और बॉम्बे के अंदर जो मिल वर्कर्स थे, उन मिल वर्कर्स ने भी इसको सपोर्ट किया, म्यूटिनी को, और मिल वर्कर्स भी स्ट्राइक पे बैठ गए। ठीक है, तो याद रखने की क्या क्या बातें? 1946 में शुरू हुआ, बॉम्बे में शुरू हुआ, ठेठ कराची तक गया। NS तलवार नाम का शिप था, उस पे ये शुरू हुआ। बीसी दत्त को रिलीज करने की बात, और सेंट्रल नेवल स्ट्राइक कमेटी MS खान ने बनाई। अब ये रिवोल्ट सॉल्व कैसे हुआ, मतलब ये म्यूटिनी है, इसको वापस रिजॉल्व कैसे हुआ? तो जिन्ना और पटेल साहब, वल्लभ भाई पटेल, इन दोनों के एफर्ट्स से इन्होंने इस स्ट्राइक को खत्म किया। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखनी है। बस ये नहीं है कि कौन सा इंसिडेंट कब हो, सिर्फ ये ध्यान रखने से कुछ भी नहीं होगा। अपने को पता होना चाहिए कि इन इंसिडेंट्स में था क्या। सबसे पहले वर्धा रेजोल्यूशन, मतलब ई, उसके बाद में CR फॉर्मूला D, उसके बाद में वेवल प्लान A, रॉयल शिमला कॉन्फ्रेंस C और B, ऑप्शन नंबर C। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which of the following was not a provision of कैबिनेट मिशन 1946? निम्नलिखित में से कौन सा कैबिनेट मिशन 1946 का प्रावधान नहीं था? ऑल इंडिया फेडरेशन टू बी फॉर्म्ड, ऑल इंडिया फेडरेशन का गठन, फेडरल सिस्टम टू बी इंप्लीमेंटेड इन इंडिया, भारत में संघीय व्यवस्था लागू की जाना, डिविजन ऑफ प्रोविंसेस इनटू 3 ग्रुप्स, प्रांतों को 3 समूहों में विभाजित करना, और एक्सेप्टेड डिमांड ऑफ फॉर्मेशन ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान के गठन की मांग स्वीकार करना। कैबिनेट मिशन प्लान कब आया? 1946 के अंदर। अब क्या प्रोविजंस थे इनके? पहले तो बोला ऑल इंडिया फेडरेशन बनाएंगे। कैसे बनाओगे? तो बोले हम लोग ब्रिटिश इंडिया ले लेंगे और साथ में प्रिंसली स्टेट्स को ले लेंगे। ब्रिटिश इंडिया और प्रिंसली स्टेट्स को मिला के ऑल इंडिया फेडरेशन की स्थापना करेंगे। ये पॉइंट तो सही है। दूसरा बोला कि इंडिया के अंदर फेडरल सिस्टम लाएंगे। फेडरल सिस्टम कैसे? तो बोले सेंटर और प्रोविंसेस, डिफेंस, एक्सटर्नल अफेयर्स और कम्युनिकेशन जो है वो तो सेंटर देखे, बाकी सारे प्रोविंसेस देखे। तो एक फेडरल सिस्टम ला रहे थे, ये बात भी सही है। और क्या करा? डिवीजन ऑफ पावर प्रोविंसेस इनटू 3 ग्रुप्स, जितने भी प्रोविंसेस हैं उनको 3 भाग में बांट देंगे। कौन कौन से 3 भाग? प्रोविंसेस A, प्रोविंसेस B और प्रोविंसेस C। A में कौन आएगा? A में आएंगे जितने भी हिंदू प्रोविंसेस हैं। B में आएंगे वेस्टर्न मुस्लिम प्रोविंसेस, और C में ईस्टर्न मुस्लिम प्रोविंसेस। वेस्टर्न मुस्लिम प्रोविंसेस में कौन कौन आता है? तो वेस्ट में कौन कौन से मुस्लिम मेजोरिटी प्रोविंसेस है? वेस्ट में एक तो आता है अपना पंजाब, और एक आता है नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस। ईस्ट में बंगाल और आसाम। ठीक है, तो ये बातें ध्यान रखनी। और क्या बोला? एक्सेप्टेड द डिमांड ऑफ फॉर्मेशन ऑफ पाकिस्तान ना,
पाकिस्तान की डिमांड कैबिनेट मिशन ने मना कर दिया। कैबिनेट मिशन ने बोला पाकिस्तान नहीं बनाएंगे। क्यों नहीं बनाओगे पाकिस्तान? बोले पाकिस्तान बनाने से होगा क्या? मेन समस्या तो माइनॉरिटीज की है। पाकिस्तान बनाने के बाद में माइनॉरिटीज की समस्या तो वैसी की वैसी रहेगी। क्यों? एक इंडिया बनाया, एक पाकिस्तान बनाया, तो जो पाकिस्तान है मतलब मुस्लिम मेजोरिटी एरियाज है, उसमें हिंदूज माइनॉरिटी में आ जाएंगे, और इंडिया के अंदर जैसे हिंदू मेजोरिटी में रहेंगे तो मुस्लिम्स माइनॉरिटी में आ जाएंगे। तो एक अलग यूनियन बनाने का कोई सेंस नहीं है। ऐसा किसने बोला? कैबिनेट मिशन ने बोला। तो ये वाला आंसर सही होगा। बाकी सारे पॉइंट सही है, लेकिन इन्होंने पाकिस्तान की डिमांड को रिजेक्ट किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरेंज द फॉलोइंग इवेंट्स इनटू डिसेंडिंग ऑर्डर। निम्नलिखित घटनाओं को अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। अपन ने लास्ट क्वेश्चन में तो असेंडिंग ऑर्डर में किया था, अब इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में, मतलब सबसे लास्ट में जो घटना हुई उसको सबसे पहले लिखो। एटली डिक्लेरेशन, बाल्कन प्लान, ब्रेकडाउन प्लान और माउंटबेटन प्लान, ये 4 इंसिडेंट्स है। उसमें से कौन सा इंसिडेंट सबसे लास्ट में हुआ? तो माउंटबेटन प्लान। ये माउंटबेटन प्लान सबसे लास्ट में होता। अपने को पता हो तो इंडिया को जो डिवीजन है वो माउंटबेटन प्लान के हिसाब से ही हुआ है। माउंटबेटन प्लान के जस्ट पहले आता है बाल्कन प्लान, ये भी माउंटबेटन ही लेके आए थे। उसके पहले आता है एटली डिक्लेरेशन, और सबसे पहले आता है ब्रेकडाउन प्लान। मतलब ए बी सी डी, पहले आ गया अपना ब्रेकडाउन प्लान, ब्रेकडाउन के बाद आता है एटली डिक्लेरेशन, उसके बाद में आ जाएगा अपना बाल्कन, और उसके बाद में आ जाएगा माउंटबेटन प्लान। ब्रेकडाउन प्लान में क्या बोला? ब्रेकडाउन प्लान लेके कौन आया? पहली बात तो वेवल। लॉर्ड वेवल ने क्या बोला? बोले हम 31 मार्च 1948 को छोड़ के चले जाएंगे। ठीक है साहब। एटली, एटली भी कौन लेके आए? वेवल। इन्होंने क्या बोला? बोले मार्च में पॉसिबल नहीं है, हम जून 1948 को छोड़ के चले जाएंगे। कब जाएंगे? जून 1948। और इसमें क्या बोला एटली डिक्लेरेशन में? एटली डिक्लेरेशन में बोला कि हम माउंटबेटन को भेज रहे हैं। इंडिया का नेक्स्ट वाइसरॉय कौन होगा? लॉर्ड माउंटबेटन। फिर माउंटबेटन आए और इन्होंने 2 बातें, एक तो बाल्कन प्लान और एक माउंटबेटन प्लान। बाल्कन प्लान में बोला कि बाल्कन कंट्रीज जैसे इंडिया को डिवाइड कर देंगे, मतलब यूनियन का कॉन्सेप्ट ही खत्म कर देंगे। कैसे? जितने भी प्रोविंसेस हैं उनको अलग देश बना दो, तो जितने प्रोविंसेस उतने देश, यूनियन की बात ही नहीं रहेगी। इस प्लान को रिजेक्ट किया। उसके बाद में माउंटबेटन लेके आए माउंटबेटन प्लान। इसको क्या बोलते हैं? 3 जून प्लान भी बोलते हैं इसको, और डिक्की बर्ड प्लान भी बोलते हैं।